रमन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख भी नहीं थी। साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमन के बेटे शानू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रमन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, शानू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ शानू? रमन की पत्नी शन्नू ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, शानू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? शन्नू ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रमन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई। रमन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को अच्छी तरह से उसकी माँ जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। लेकिन माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। शन्नो को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही, शारदा ने लंबी सांस लेते हुए। रमन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो कनाडा में रहते थे, आने वाले थे। जब रमन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। कनाडा से रमन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर अजय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमन, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर अजय ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा, शन्नू ने सपाट लहजों में उत्तर दिया। डॉक्टर अजय ने रमन की ओर देखा तो रमन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अजय अब सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि शारदा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर अजय दौड़कर शारदा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। शारदा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी।
वाह बेटा रमन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर अजय ने रमन को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, रमन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। शारदा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर अजय ने शन्नो की ओर व्यंग्य से देखा। शन्नो निरुत्तर होकर रमन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। शन्नो बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर अजय की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ कनाडा जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर अजय ने शारदा से कहा, रमन को तो खाटो तो खून नहीं था। डॉक्टर अजय जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ शारदा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमन ने टेढ़ी नज़रों से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शन्नो को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शारदा से आंख मिलाए। शारदा ने शन्नो की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शन्नो और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी। माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।